10th क्लास में एनआईओएस की तैयारी के दौरान ये पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, जो आपको इस बार के एग्ज़ाम में फेस करने को मिलेगा। और आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो इस चैप्टर से यानी मॉडर्न वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी मीनिंगफुल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज मैं आपके सामने रखता हूँ तो वो ये है कि हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। किसने पहली बार इंडिया आने के लिए पानी का रास्ता यानी समंदर के रास्ते वो इंडिया की तरफ आया, वो कौन इंसान था? जी हाँ, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने पहली मर्तबा पानी के रास्ते से इंडिया की खोज करी। इससे पहले भी यूरोप के लोग, गोरी चमड़ी वाले, ऐसा नहीं था कि इंडिया नहीं जानते थे, पर उन्हें वो ज़मीन के रास्ते से पता था। और ज़मीन के रास्ते से आने में उनके सामने परेशानियां काफ़ी थी। उनमें सबसे पहली परेशानी ये थी कि उनका सामान यूरोप से चलकर आते आते इंडिया आते आते बहुत महंगा हो जाता था, क्योंकि उस पर रास्ते में काफ़ी जगह पर टैक्स लगता था। तो उस टैक्स से बचने के लिए उन्होंने इस रास्ते को चुना। समुंदर के ज़रिए वो इंडिया के अंदर आए और सीधा यहाँ आके साउथ इंडिया में उन्होंने अपना फैक्ट्री वगैरह लगाई और यहाँ से अपनी शुरुआत करी। और ये बना उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट, ट्रेड रूट। इस क्वेश्चन का बहुत ही अहमियत है और इसे पूछा भी जाना चाहिए, और ये इस चैप्टर का सबसे अहम क्वेश्चन माना जाता है। तो ये मैंने आपके सामने रखा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि कुछ इस तरह से है। इन हाउ मेनी कॉलोनीज वाज अमेरिका डिवाइडेड? 13 कॉलोनीज। अब ये क्या है? अमेरिका एक बहुत बड़ी ज़मीन है और इस ज़मीन को ये पूरी ज़मीन 13 हिस्सों में बटी हुई थी, 13 टुकड़ों में बटी हुई थी। तो ये 13 टुकड़े मिलकर आगे जाके एक देश बन जाते हैं, जिन्हें दुनिया कहती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी 13 ज़मीनी टुकड़ों ने या 13 मुल्कों ने मिलकर या 13 इलाकों ने मिलकर एक देश बनाया है। उस देश को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा, कितनी कॉलोनीज मिलकर अमेरिका बनाती हैं? तो आप वहाँ पे पहचान लेंगे, ऑप्शंस में होंगे तो 13 कॉलोनीज मिलकर अमेरिका बनाती हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेशा, यानी रेनेशा का क्या मतलब है? रेनेशा का मतलब होता है नया जन्म, नई सोच। जब यूरोप के लोगों ने तंग आकर, क्योंकि वो अपनी जंगों में बहुत ज़्यादा हार रहे थे, मुसलमानों से भी उनको हार मिल रही थी और उनको कंफर्टेबल नहीं थे, वो दुनिया में पिछड़ गए थे, यहाँ तक कि उनके अंदर डार्क एज आ गई थी, यानी वो बिल्कुल ही अंधकार के युग में जी रहे थे। तब ऐसे समय में उनके अंदर एक रोशनी जगी कि उन्हें ये फील आने लगा यूरोप के लोगों को कि हमें बढ़कर कुछ करना है आगे जाकर। और उन्होंने ध्यान दिया उन चीज़ों के ऊपर जिन पर वो काफ़ी सालों से, कई सदियों से वो ध्यान नहीं दे रहे थे। उनमें सबसे बड़ी चीज़ थी पढ़ाई। उन्होंने पढ़ाई पर, साइंस पर, आर्ट पर, कल्चर पर, अपने आप को बदलने पर ध्यान दिया। और इस बदलने पर जब ध्यान दिया तो उन्हें ये समझ में आया कि क्योंकि हम एक धर्म को फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी कुछ गलत बातें लिखी हुई हैं और जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। क्योंकि उनके ज़माने में चर्च यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुका था। अब यहाँ पे साइंस के लिए कोई जगह नहीं थी उनकी ज़मीन पर, और उनके लिए कोई और चीज़ मायने नहीं रखती थी, आर्ट मायने नहीं रखता था, बस जो कुछ था वो मज़हब मायने रखता था। अब उस मज़हब के रास्ते पे चलने से उनको पिछड़ापन महसूस हो रहा था। अब वो उस रास्ते से थोड़ा सा हटना चाहते थे और अपने आप को दोबारा ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते थे। तो नया दौर यूरोप के अंदर आया। उस नए ज़माने को, उस नए दौर को रेनेशा कह के पुकारते हैं। यानी अब एक सवाल ये होता है, पेपर में ये आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेशा? रेनेशा का मतलब ही क्या है? रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना। देखिए, एक बार इंसान जब जन्म लेता है अपनी माँ के पेट से, तो उस जन्म को भी बर्थ कहते हैं। और एक बार जब वो होश में आ जाता है तो उसके होश में आ जाने को भी रीबर्थ कहते हैं। और ये कई मज़ाहिब में, दुनिया के अलग अलग मज़हब में इस तरह का कंसेप्ट देखने को मिलता है कि सिर्फ माँ के पेट से जन्म लेना ही जन्म लेना नहीं होता, बल्कि अगर आप जहनी तौर से भी
अगर कॉन्शियस हो जाते हैं आप, रोशनी में आ जाते हैं, आपकी कोई नई दुनिया समझ में आ जाती है, तो उसे भी हम क्या क्या पुकारेंगे, रीबर्थ यानी रेनेशा। तो मुश्किल लफ्ज़ है रेनेशा और उसका आसान वर्ड है इंग्लिश में रीबर्थ। तो आपसे पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है कि रेनेशा का मतलब ही क्या है, तो आप लिख कर आएंगे रेनेशा का मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना। तो रेनेशा का मीनिंग हुआ दोबारा जन्म लेना। तो किस तरह किन लोगों को लगा कि दोबारा जन्म लेना है, मैंने कहा था कि यूरोप के लोगों को लगा तमाम मुसीबतें उठाने के बाद, तमाम तकलीफ़ों से उठाने के बाद कि अपने आप को ऊपर लेके जाना है, एक बार फिर अपने आप को साइंस में आगे करना है, आर्ट में आगे करना है। तो उनके इस फैसले ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। इनफैक्ट जिस दुनिया को आज आप देखते हैं, वो दुनिया में जितनी भी तरक्की है, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ जो आज आप चीज़ें देख रहे हैं, जो मशीनें हैं और जो तरह-तरह के आपको पेट्रोल, कोयला मिल रहा है, वो इस दौर के वक़्त की जो भी इजाद हुई, जो कुछ भी चीज़ें पता चली और नई-नई इंक्वायरीज़ हुई, नई-नई चीज़ें पता चली, ये इसको दिखाता है। यानी आज दुनिया में हम जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, दरअसल उसकी तैयारी तकरीबन 700 साल पहले शुरू हो गई थी, जिसको आप रेनेशा का वक़्त कहते हैं, जब यूरोप के गोरी चमड़ी वाले लोग अपने आप को दोबारा जगा लिए पूरी तरीके से और उन्होंने फैसला करा कि वो साइंस पढ़ेंगे, रीज़न पर ध्यान देंगे, अक़ल से काम लेंगे, तब जाके ये दौर आया। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने रीबर्थ ली। फिर बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ कि व्हेन डिड रेनेशा स्टार्ट, रेनेशा स्टार्ट कब हुआ और कहाँ स्टार्ट हुआ। ये पूरा यूरोप बहुत बड़ा है, उसमें काफ़ी सारे देश आते हैं, उसमें ख़ासम ख़ास देश है इटली। तो जो लोगों ने पढ़ाई लिखाई, समझदारी, अक़ल और साइंस की बातें शुरू करी, वो कहीं कहाँ से, इटली के अंदर से। तो आप बोलेंगे रेनेशा कहाँ पे शुरू हुआ, इटली में शुरू हुआ। और डेट क्या रही, 1350 एडी अराउंड, यानी हजरत ईसा के या जीसस क्राइस्ट के दुनिया से तकरीबन जाने के 1350 साल बाद दुनिया ने क्या चीज़ देखी, क्योंकि दुनिया ने क्या चीज़ देखी 1350 साल बाद कि उसमें रेनेशा शुरू हुआ। ये सब कुछ जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, ये दरअसल इंडिया का नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में इसलिए लिखा गया है या इसे लिया गया है क्योंकि इसका इम्पैक्ट न सिर्फ इंडिया पे बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। क्योंकि अगर यूरोप में रेनेशा नहीं आया होता तो ना तो आज जो कुछ हमारे पास तरक्की है वो देखने को मिल रही होती, और साथ में एक मसला और होता कि रेनेशा अगर ना आता तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि वो साइंस और रीज़न की बेस पर हुई थी। फिर आगे चलते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेशा, रेनेशा के वक्त में सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ख़ास बात क्या थी, वो थी ह्यूमैनिज्म। अब बच्चों ह्यूमैनिज्म का क्या मतलब होता है, ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है पूरी तरीके से सब कुछ इंसान के आसपास घूमे, जहां इंसान की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, ना कि मजहब की। यानी यूरोप के अंदर जो लोग थे, ख़ासतौर से इटली के, उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया मजहब सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर है ह्यूमन, इंसान, उसकी फीलिंग्स, उसकी चाहत, उसकी मर्जी, इंसान से ऊपर कोई नहीं है। यानी इस ज़माने में रिलीजन पीछे की साइड जाने लगा और इंसान पहले आने लगा। यहाँ पे रिलीजन यानी मजहब की इंपॉर्टेंस कम होती गई। ये यूरोप के लोग अपने ईसाई मजहब से काफ़ी अनकंफर्टेबल हो चुके थे, क्योंकि अब ये तलाश रहे थे एक नया दौर, और इस दौर में इनकी निगाह में सबसे पहली चीज़ क्या आ चुकी थी, ह्यूमैनिज्म, यानी इंसान। सब छोड़ो, बस सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान। इसलिए आप लोगों से जब पेपर में पूछा जाए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रेनेशा की क्या थी, तो आप बोलेंगे ह्यूमैनिज्म, यानी सब कुछ इंसान के लिए और इंसान की खातिर और इंसान के आसपास, सबसे ऊपर इंसान, उससे ऊपर कोई नहीं। इसी को कहते हैं ह्यूमैनिज्म। रेनेशा के वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसको माना गया, ह्यूमैनिज्म को माना गया, यानी सब कुछ कौन है, इंसान है और उसकी मर्जी है, ना कि कोई रिलीजन। फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर।
एक क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, किस इंसान ने अमेरिका को डिस्कवर करा? तो जवाब है कोलंबस ने। जैसा कि मैंने कहा कि ये वो वक्त था जब दुनिया साइंस पर बहुत ध्यान दे रहे थे, यूरोप के लोग दुनिया में रीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, और इस साइंस पे ध्यान देने की वजह से उन्होंने कंपास बना ली। कंपास का फायदा ये था कि समंदर में कभी भी उतर जाओ तो इतना बड़ा समंदर जिसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता था, रास्ता समझ में नहीं आ पाता था ठीक तरीके से, तो कंपास बता देती थी किस तरफ जाना है, नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, ये क्लियर हो जाता था कंपास से। अब ऐसे ही लोग यूरोप से, स्पेन से, पुर्तगाल से अपनी बड़ी बड़ी लंबी यात्राओं के लिए पानी के जहाज लेके निकले, क्योंकि उनका मानना ये था कि हमें अब यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया में नई ज़मीनें तलाशनी होंगी, क्योंकि वो नई ज़मीनें जिनको हम तलाशने निकल रहे हैं वो हैं और हमें उन्हें ढूंढ निकालना है। तो कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, जुर्रत दिखाई, करेज, क्योंकि इस पीरियड का एक अहम वक्त, एक अहम चीज़ ये भी थी कि इस वक्त लोगों में करेज थी, हिम्मत थी, और वो जो इंसानों में खूबियां होती हैं उन तमाम खूबियों में से वो करेज को भी एक बहुत बड़ी खूबी मानते थे। ऐसा इस हिम्मत के साथ और साइंस की मदद के साथ वो लोग समुद्र में उतर गए कंपास लेकर, और कंपास लेकर वो एक्चुअली में इंडिया ढूंढने निकले थे, क्योंकि इंडिया आना ही ज़्यादातर यूरोप के देशों का पहला मकसद होता था, क्योंकि यहाँ से उन्हें मिलेंगे मसाले और तरह तरह की जो है खेती, फसल, जिसको वो अपने इलाकों में ले आके बेचेंगे और यहाँ आके यहाँ की मार्केट में अपना सामान बेचेंगे। तो अब वो पानी के रास्ते निकले थे, क्योंकि उन्हें लगता था अगर वो यूरोप से निकले और यूरोप से निकलकर, मान लीजिए यूरोप जो है कुछ इस तरह से समझिए, ये है आपका इंडिया और इधर से थोड़ा सा चलते हुए जाएंगे तो थोड़ा सा मान लीजिए इस जगह पर जो है वो यूरोप है, और वो यूरोप से निकलकर अब इस तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जब वो इस तरफ आगे की तरफ जाते हैं काफी आगे जाके उनका इरादा ये था कि एक दिन चलते रहेंगे तो इंडिया आ जाएगा। तो बजाय इंडिया आने के कौन आ गया? अमेरिका। एक बहुत बड़ी जमीन डिस्कवर हो गई, और इस तरीके से जिस हिम्मत के साथ और साइंस के साथ और जिस इरादे के साथ वो निकले थे, उनका इरादा जो है तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा इरादा पूरा हो गया। उन्हें इंडिया मिलने के बजाय एक ऐसी जमीन मिल गई जिसे दुनिया में अमेरिका कहा जाता है। अमेरिका के डिस्कवर हो जाने के बाद, इतनी बड़ी जमीन मिल जाने के बाद तो और भी ज्यादा मजे आ गए। तो अब सवाल पेपर में क्या आता है कि किसने अमेरिका को डिस्कवर किया? तो जवाब लिख कर आएंगे आप लोग, कोलंबस ने डिस्कवर करा। कोलंबस ने डिस्कवर करा, बजाय इंडिया आने के वो कहाँ पहुंच गए? अमेरिका। तो इस तरीके से मैं इंडिया ढूंढने के अपने इस सफर में पानी के जहाज से वो पहुंच गए कहाँ पर? अमेरिका में। और मैं आपको पहले भी बता दिया था, अब फिर से याद दिला दूं कि इंडिया आने का रास्ता जमीन के जरिए से तो सबको पता था, लेकिन असली चीज ये है कि पानी के जरिए से इंडिया आना एक बहुत बड़ी बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, आगे के, तो वो है हु इज नोन एज आयरन मैन? किसको आयरन मैन कहा जाता है? वो कहा जाता है बिस्मार्क को। अब जो कुछ भी बात आपके सामने रखी गई, तो ये क्वेश्चन उससे बिल्कुल अलग है। असल में जर्मनी एक ऐसा यूरोप में एक देश है, जिस तरह एशिया में कई देश आते हैं वैसे ही यूरोप में भी कई सारे देश आते हैं। अब मान लीजिए ये पूरा का पूरा यूरोप है थोड़ी देर के लिए, और यहाँ कहीं जर्मनी एग्जिस्ट करता है। इस जमीन पर बहुत सारे राजाओं का राज था, ये इलाका कई राजाओं के अंडर में आता था। तो एक आदमी था जो एक सपना देखता था कि इसमें सारे राजा खत्म हो जाएं और सिर्फ जर्मन जमीन का राजा ही इस जगह पर हुकूमत करे। जिस इंसान ने सपना देखा उसका नाम था बिस्मार्क। उसको लोग आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसने बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ इस देश को एक देश बनाया। क्योंकि पूरी दुनिया में पढ़ाई लिखाई की वजह से जो दौर आया उसमें क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चीज़ें ख़त्म की जाने लगी जिसमें राजा हुआ करता था।
राजा की जगह लोगों ने सपना देखना शुरू करा कि अब हमें राजा नहीं, क्या चाहिए, अब हमें चाहिए अपना देश, और उस देश में चाहिए चुनी हुई हुकूमत। तो लोगों ने क्या सपना देखना शुरू करा कि अब हमें राजा नहीं बल्कि चुनी हुई सरकार चाहिए, और हमें अब किंगडम नहीं ये बल्कि हमें चाहिए अपना अपना मुल्क। तो दुनिया में मुल्क बनने शुरू हुए। तो उनमें से एक मुल्क था जर्मनी। आप आहिस्ता आहिस्ता इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक एक करके राजा खत्म हुए, राजाओं की जगह कौन आया, देश आए। अब उनकी जगह देश ने ले ली, और देश में क्या आया, चुनी हुई सरकार। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ पढ़ाई लिखाई की वजह से, क्योंकि यूरोप के अंदर लोग पढ़ लिख के इतने ज्यादा अवेयर हो गए, इतने ज्यादा जागरूक हो गए कि उन्हें लगा हमें राजा नहीं, हमें अपनी पसंदीदा चुनी हुई सरकार चाहिए। तो पूरे यूरोप ने सपना देखना शुरू करा चुनी हुई सरकार का। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा, किसे आयरन मैन कहते हैं? आप पेपर में कर आएंगे, बिस्मार्क को आयरन मैन कहते हैं।